तो हम लोग इस क्लास में कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, कल चार्ज के बारे में पढ़ लिया था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो अब स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। तो जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस r है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन acting between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में आप किन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे? इसमें आप ध्यान रखेंगे कि दो पॉइंट चार्जेस बोले गए हैं। पॉइंट चार्जेस के लिए ये लॉ डिफाइंड है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए लॉ नहीं डिफाइंड। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब रॉड हो गई, सिलेंडर है या स्क्वायर स्फेरिकल बॉडी, उसके लिए नहीं डिफाइंड है। ये दो पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड है। फिर इसी में एक पॉइंट और आता है, वो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि मास एक ही टाइप का, तो मास में तो दो टाइप होते नहीं, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन ही पाया जाता। हमेशा दो मटेरियल पॉइंट मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कूलम लॉ क्या है कि कूलम लॉ कहता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, सपोज करें हम फोर्स को F से दिखा रहे हैं, फोर्स के मैग्नीट्यूड को F से, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स बोल रहे हैं इसलिए हमने मॉड लगा दिया है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पे साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने मॉड Q1 मॉड Q2 लगाया। कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स सिंपली Q1 Q2 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, वो अंडरस्टूड हो जाता है, वो ये मान के चलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो न्यूमेरिकल में खास करके, इसलिए जरूरी है आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड याद रखें। जब हम ये लॉ लगाएंगे वहां पे हम मैग्नीट्यूड रखेंगे, विद साइन वैल्यूज नहीं रखेंगे चार्जेस की। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मॉड का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि अगर आप साइन लगाते, कुछ जगह क्वेश्चन सही होगा लेकिन कई जगह क्वेश्चन गड़बड़ भी होगा, तो बेटर है कि आप ध्यान रखें। और स्टेटमेंट में भी लिखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, तो हम मॉड लेके चलेंगे। अगर आप लिखते हैं इस तरह, ठीक है, आप लिखें कि आपके स्कूल में ऐसे लिखा है या आपने जो भी जहां से पढ़ा है तो आप ऐसे ही लिखें, लेकिन याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल करिएगा तो मॉड ही रखेंगे, वहां पे साइन के साथ वैल्यू नहीं रखेंगे। तो फोर्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q1 एंड Q2। नाउ दूसरा क्या है? दूसरा है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/r² हो गया। अब इन दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो ये F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय r²। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू की जगह हम स्मॉल k लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यूज कर रहे हैं स्मॉल k है। ठीक है, तो मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो यहां तक ये बना आपका कूलम्स लॉ। अब इसको यहां तक आप देख लें, ठीक है। अब हम इसको रब करके थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल के है, तो अगर चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर है
तो उस कंडीशन में स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। तो ये फॉर्मूला अब क्या बन गया, अब ये बन गया F इक्वल्स टू 1/4πε0 मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब हुआ, ये फोर्स की वैल्यू कब हुई, जब चार्जेस के बीच में वैक्यूम या एयर है तब हुआ। ठीक है, यही अगर इन चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इनके बीच में वाटर आ जाता है, या हम कोई माइका शीट रख देते हैं, या कोई ऑयल हो जाता है, या किसी लिक्विड की बात करें इनके बीच में आ जाता है, तब वहां पर क्या होता है कि जो स्मॉल के आपने 1/4πε0 रखा, उसकी प्लेस पर आप रखते हैं 1/4πε0 कैपिटल के मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और इसको हम F के लिख दे रहे हैं। ये फोर्स हुआ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में, चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम तब, और ये है जब उनके बीच में एयर या वैक्यूम है। एप्सिलॉन नॉट जो है, देखिए इसको सिंपली बनाते हैं, ऐसे लिखा ऐसे बना दिया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये गलत है। ये ई है, एप्सिलॉन ये है, और ये 0 लगाया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्योंकि ये फ्री स्पेस को ये जब भी लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो वहां मतलब होगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और सिंपली अगर लिखा एप्सिलॉन नॉट तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये डिस्क्राइब हो रहा है वैक्यूम या एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, ये इनके अलावा कोई और मीडियम है उसके लिए। तो इसे एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन या एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या बनेगी भाई, एप्सिलॉन नॉट आप इधर ले आओ, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। और वही अगर हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती 9 इंटू 9.0 इंटू 10⁻⁹, और इसकी हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2। भाई ये इधर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम अपॉन में ये आएगा कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, इसको हम डिफाइन करते हैं रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इससे डिफाइन करते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं हम सिंपली एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को जनरली एप्सिलॉन से डिनोट किया, और फ्री स्पेस को हम बार बार बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला बना परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिएगा ये नाम भी और ये लेटर भी। कुछ बुक्स में, कुछ क्वेश्चंस में के ना यूज करके एप्सिलॉन आर यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले, एक ही बात है। तो अब कुछ की वैल्यू याद रख लीजिए, जैसे वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0058 होती है, तो नियरली 1 के इक्वल हो गई है। और वाटर के लिए के की वैल्यू 81, और मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए, वाटर के लिए 81, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एयर के लिए है, तो ये नियरली 1 के इक्वल ले लेते हैं, इसीलिए
जनरली बुक्स में देखें टीचर्स यही बोलते हैं कि K फॉर एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू 1, लेकिन एयर के लिए अगर ठीक से देखा जाए तो 1 से थोड़ी ज्यादा ही होती है। ठीक है, यहां तक आप लोग देखें पहले, तो ये बात हो गई। अब इसमें हाँ हम टर्म यूज कर रहे हैं परमिटिविटी। इसका मतलब क्या हुआ परमिटिविटी का? परमिटिविटी का मतलब उसके अगर आप जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वहीं से अर्थ निकल आता है। परमिटिविटी बना है परमिशन से, कोई मीडियम अपने से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने की परमिशन देगा, उस मीडियम से होकर के कितनी फील्ड लाइंस गुजर सकती हैं, वो मीडियम कितनी फील्ड लाइंस को अपने से गुजरने की परमिशन देगा, इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। और K क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं रेशियो फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, और ये जो K है ये रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज है, तो इस तरीके से ये यूनिटलेस हो गया, डायमेंशनलेस, इसीलिए इसमें कहीं भी यूनिट नहीं लगी है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। कुछ K की वैल्यू आप याद रख लें, बाकी कहीं पे अगर कोई और मीडियम आता है इसके अलावा तो वहां पे K की वैल्यू आपको दे रखेंगे, या मे भी क्वेश्चन में K की वैल्यू आपसे पूछ लें कि आप फाइंड करें कि K की वैल्यू क्या, जो डेटा गिवन है उससे आप K की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखें ये इक्वेशन हो गई 1 और ये इक्वेशन हो गई 2। तो अब अगर हम यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें, 2 डिवाइड बाय 1 कर दें, तो Fk अपॉन F सिंपल मैथमेटिक्स है। आप अगर थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन कर लें तो आप देखेंगे मॉड q1 q2 मॉड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा सॉल्व करके 1 अपॉन k आएगा। ठीक है, अब देखें तो यहां से Fk की वैल्यू क्या हो गई? Fk की वैल्यू बन गई, Fk की वैल्यू 1 अपॉन k इंटू F। और अभी आपने देखा कि जनरली K की वैल्यू 1 से बड़ी है, वैक्यूम के लिए 1 है, एयर के लिए नियरली 1 है, बाकी सब के लिए K की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fk विल बी लेस देन F। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस के बीच में मीडियम वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम आ जाता है तो उस कंडीशन में उन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और कितना कम होगी? 1 अपॉन k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यहां से इस रिलेशन का मतलब आप समझ लें। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चार्जेस के बीच में वैक्यूम की जगह पर कोई मीडियम आ जाता है, मान लीजिए चार्जेस वैक्यूम में न रख करके हम पानी में रख दें, पानी में हो, ये वाटर में हो, तब क्या होगा? वाटर के लिए कितना होता है? 81। तो Fk कितना हो गया? 1 अपॉन 81 टाइम्स ऑफ F, मतलब 81 टाइम्स रिड्यूस हो गया फोर्स। और इसको आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ रखा है? केमिस्ट्री में आपने बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, 3 तरह के बॉन्ड पढ़े आपने, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब पोलर बॉन्ड आप पढ़ते हैं तो उसमें एक एग्जांपल आप जैसे ले लेते हैं NaCl का, तो कहते हैं भाई कैसे बना? तो कहते हैं Na में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281 और Cl क्या है? 287। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम क्या करता है? वो अपने से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और क्लोरीन ऑक्टेट पूरा करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो Na पर प्लस चार्ज आ जाता है, Cl पे माइनस, और इनके बीच में फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आपने क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है उसके बाद मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉसिबल है। फिर आपने वहीं पे पढ़ा है क्या कि Na प्लस, अगर NaCl को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये Na प्लस और Cl माइनस में अलग हो जाता है। क्यों? ये जो आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? ये कूलम्बियन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही दिखा रहा है, कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको शो कर रहा है। भाई Na प्लस क्या हुआ? चार्ज आया, इस पे +1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, प्लस E है,
ई आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो इसमें पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हुआ, इस पे माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम हुआ। तो ये जब ये चार्ज बन गए तो इनके बीच में क्या लगा, इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये क्या शो कर रहा है, ये कोलम्बियन फोर्स शो कर रहा है। वो कोलम्बियन फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर में, तो इसीलिए इसको जो हमने पहले क्लियर बोला कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहते हैं, लेकिन पानी में जब जैसे इसको डिसॉल्व करते हैं तुरंत ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैक्यूम में लग रहा था वो 81 टाइम रिड्यूस हो गया। आपको सोचें 81 टाइम रिड्यूस हो गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही वो इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम हुआ तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो ये सिग्निफिकेंस है के की वैल्यू 81 होने का। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, हम इस चीज को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। यहां तक आप देखें, यहां तक की बात पहले क्लियर कर लें, कोई डाउट हो वो पूछ लीजिएगा फोन पे व्हाट्सएप पे। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो हम क्लास जो आज की ये क्लास है यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, तो जहां डाउट हो वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।